हेमा, मेरी ज़िंदगी की ऐसी किताब जिसके आखिरी पन्ने से मैं आज भी अनजान था। इस किताब में मेरी ऐसी कहानी दफन हो चुकी थी जिसे मैं न आज तक किसी से कह पाया, ना किसी को सुना पाया। बस अंदर ही अंदर दर बतर तड़प तड़प के हर पल मरता रहा। इन पन्नों में एक ऐसी माँ की कहानी थी जो अपनी ही 3 साल की बेटी का मांस खाने के लिए इस कदर तड़प उठी थी कि वो चाकू लेके उसको काटने को आ रही थी। मैं कुछ कर पाता या समझ पाता तब तक मेरी पत्नी हेमा ने अपने ही नाखूनों से। ये दृश्य इतना भयानक था कि मेरे शरीर का रोम रोम कांप उठा। मेरी सांसें तो चल रही थी लेकिन मैं जिंदा नहीं था। आज इन बातों को कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने जो का त्यों है। वो खून से लबालब हुआ फर्श, वो चीख पुकार मेरे कानों में आज भी गूंजती है। उस दृश्य को याद करके मेरी आत्मा आज भी कांप उठती है। मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को पल भर में उजड़ते देखा है। ये बात आज से ठीक 8 साल पहले की है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी हेमा और हमारी 3 साल की बेटी आयना हंसी खुशी रहा करते थे। दरअसल मुझे मेरी पहली जॉब पुणे के एक न्यूज एजेंसी में बतौर सुपरवाइजर की पोस्ट पर मिली। इसी शहर में मेरी मुलाकात हेमा से हुई। मैंने और हेमा ने लव मैरिज की थी। हेमा से लव मैरिज करना इतना भी आसान नहीं था। हेमा एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी और मैं मांस मच्छी खाने वाला। लेकिन जब मुझे पता चला कि हेमा मांस मच्छी घर के अंदर तो दूर की बात है, जिस गली में मांस की दुकान होती है उस गली से भी नहीं गुजरती, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को बदला। फिर हेमा से शादी की। हेमा से शादी करने के 3 महीने बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया और मैं कंपनी में बतौर एमडी के तौर पर काम करने लगा। शादी के 1 साल बाद ही हमें एक बेटी हुई, आयना। हमारी बेटी आयना के साथ हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। हंसते खेलते कब ये 4 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। हमारी बेटी आयना अब 3 साल की हो गई थी। शनिवार की रात हम तीनों बाहर खाना खा के आ रहे थे, क्योंकि संडे को मेरी छुट्टी रहती है तो सुबह जल्दी नहीं उठना होता। हमें आते आते रात के 11 बज चुके थे। हेमा और मैं थक चुके थे। आयना तो रास्ते में ही सो गई। घर आते ही ज़्यादा थकने से हेमा को तो जल्दी ही नींद आ गई। मैं भी घर की सारी लाइटें ऑफ करके बिस्तर पर आकर लेट गया और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अचानक मुझे टेलीफोन की रिंग सुनाई दी। मैं उठा और घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बजे हुए थे। लेकिन इतनी सुबह कौन फोन करेगा, ये सोचते हुए मैं हॉल में रखे टेलीफोन की तरफ जा रहा था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि यह टेलीफोन की घंटी मेरी हंसती खेलती जिंदगी में अंधेरा लाने वाली है। मैंने फोन उठाया। हेलो। फोन पर करीब 3 मिनट तक बात हुई। यह फोन मेरी कंपनी से था। दरअसल हमारी कंपनी की एक और ब्रांच रतलाम शहर में खुलने जा रही थी, जहां का करता धरता मुझे बना दिया गया। लेकिन वहां जो एमडी इतने दिन से काम देख रहे थे वो कहां गए, ये सब मुझे नहीं बताया गया। सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा जाना जरूरी है और उन्होंने ठीक 1 घंटे बाद की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी। क्योंकि कंपनी के मालिक राय साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सका। मैंने जाके हेमा को जगाया और पूरी बात बताई। हेमा जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हेमा कोई भी काम, वो चाहे कहीं आना जाना हो या कुछ लाना हो, यह सब वो अपने गुरुजी से पूछ कर ही करती है। हेमा पूजा पाठ शुभ मुहूर्त तंत्रिका तंत्र मंत्र इन सबको मानने वाली थी और मैं इनमें विश्वास नहीं करता था। लेकिन हेमा की खुशी के लिए उसके इन कामों में शामिल हो जाता था। कई बार गुरुजी के यहाँ हेमा के साथ मैं भी गया था। लेकिन अब गुरुजी हमारे घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर रहते थे तो हम उनके पास नहीं जा सकते थे।
मैंने हेमा को लाइफ में पहली बार कैसे भी करके मनाया और कैब बुक करके घर से निकल गए। आज हेमा पहली बार प्लेन में बैठने वाली थी तो थोड़ा घबराई हुई थी। प्लेन में अपनी उड़ान भरी। उस समय तो वो उड़ान परिवार के साथ मुझे बहुत सुंदर लगी, लेकिन अब सोचता हूँ कि मुझे क्या पता था प्लेन का ये सफ़र मुझे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। जिंदगी में सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ जाए। नहीं, उससे भी बुरा होता है हर पल तड़प तड़प के मरना। यह एक चक्रव्यूह था जिसमें मैं फंसता ही जा रहा था और इस चक्रव्यूह का अभिमन्यु मुझे बनाया गया। हम 2 घंटे बाद रतलाम पहुंच चुके थे। मैंने हेमा और आयना को कंपनी के गेस्ट हाउस में बैठाया, जहां वह आराम कर ले, और मैं शहर में मकान की तलाश में निकल गया। मुझे देर शाम तक कंपनी से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली मिली। इस काम में मेरी मदद कंपनी के मैनेजर ने की। मैं, हेमा और मेरी बेटी को हवेली में ले गया। रात के 8 बज चुके थे। ये तो शुक्रिया था कंपनी का जो उन्होंने मुझे पर्सनल यूज के लिए कार दे दी। हेमा ने जब उस हवेली को पहली बार देखा तो उसे वो हवेली ठीक नहीं लगी, लेकिन उस हवेली के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी नज़र में तो हवेली अच्छी थी और आगे एक अच्छा और बहुत बड़ा गार्डन भी था, जहाँ हमारी बेटी आयना आराम से खेल सकती है। अब मैं हवेली में आए और अपना सामान रख के सो गए। मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठ गया। हेमा भी मेरे साथ उठ गई। 15 से 16 दिन तो बीत चुके थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हेमा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। हेमा अब गुमसुम रहने लगी। उसने बोलना तो जैसे बंद ही कर दिया। मैं कुछ पूछता तो उसका जवाब हाँ ना में दे देती। जिस लड़की ने कभी मंदिर जाना नहीं छोड़ा, अब वो हेमा घर में पूजा पाठ करना भूलने लगी थी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा बदलाव ये था कि आयना कभी भी अपनी मम्मा से दूर नहीं रहती थी, यहाँ तक कि मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आती थी। उसकी जान तो उसकी मम्मी में ही बसती थी। अब वो ही आयना जब मैं कंपनी से आता हूँ तो अपने नन्हे कदमों से मेरी तरफ दौड़ी आती है। मेरे पास ही सोना, मेरे साथ ही खाना, और जब उसकी मम्मी को देखता हूँ तो रोने लग जाती है। मैं ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे ख्याल आया क्यों न संडे को हेमा को शहर घुमाने ले जाया जाए। इससे उसका मन हल्का हो जाएगा और उसके व्यवहार में भी शायद नॉर्मल आ जाए। इस संडे क्यों ना हेमा को यही सरप्राइज दिया जाए। फिर मैंने थोड़ा काम किया और घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही मैं घर में घुसा तो मुझे मसालेदार खाने जैसी खुशबू आई। मैंने हेमा से पूछा आज क्या बनाया है। हेमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोफे पर चुपचाप बैठी थी। मैंने खुद ने जाके रसोई में देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई। हेमा ने बकरे का मीट बना रखा था। मैं तुरंत बाहर आया और हेमा से गुस्से में पूछा ये क्या है हेमा, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना। यहाँ तक तुम तो उस गली से भी नहीं गुजरती जहाँ मटन की शॉप हो। मुझे टेंशन हो रही थी। हेमा कुछ जवाब नहीं दे रही थी। मैंने चिल्लाकर दोबारा पूछा लेकिन मुझे अब पसंद है, हेमा ने अपने जवाब में कहा। मैं कुछ और पूछता इससे पहले ही हेमा ने कहा तुम नहा के आओ, मैं खाना लगाती हूँ, और यह कहकर वो छत की ओर चली गई। मैं भी नहाने के लिए बाथरूम में आ गया। नहाते टाइम मुझे याद आया एक बार मैं घर रात को लेट आया था और पार्टी में किसी दोस्त के साथ मटन खा के लौटा था। जब मटन खाने वाली ये बात हेमा को पता चली तो उसने मुझे पूरी रात घर के बाहर रखा। दूसरे दिन पूरे घर में गंगा जल से सफाई करी। यहाँ तक कि उस रात जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो कपड़े भी बाहर फिकवा दिए। आज वो ही हेमा मटन बना रही है। बना ही नहीं बल्कि वो उसे खाएगी भी। आखिर हेमा में इतना बड़ा बदलाव कैसे? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? शायद जगह के बदलाव के कारण हेमा में फ़र्क आया होगा। ये सोचकर मैं नहा धोकर बाहर आया। हेमा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रखा था। मैंने पूछा आयना कहाँ है, उसे भी तो खाना खिलाना है। मैंने उसे खिला दिया है, अब वो सो रही है, हेमा ने जवाब दिया। मैं खाना खाने के लिए बैठ गया।
हेमा ने मुझे मटन और 2 रोटी परोसी। मैंने जैसे ही मटन को चखा तो ये लाजवाब था। हेमा के हाथ का मटन मैं पहली बार खा रहा था, लेकिन हेमा ने इतना अच्छा मटन बनाया कि लग नहीं रहा था कि उसने ये पहली बार बनाया होगा। जब मैंने हेमा को मटन खाते देखा तो दंग रह गया। हेमा मटन को इस तरह खा रही थी जैसे कुत्ते मांस पर टूट पड़े हो। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखी है और उसका मटन पसंदीदा भोजन है। देखते ही देखते हेमा 2 आदमियों जितना मटन अकेले खा गई। शायद वो और खाती, लेकिन मटन ही खत्म हो गया था। अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन रात की मटन वाली बात ने मुझे परेशान कर रखा था। हैरानी की बात तो जब मैं घर आया तब हुई। आज भी हेमा ने मटन बना रखा था। अब तो पिछले 4 दिन से सुबह शाम मटन ही बन रहा था। हेमा मटन खा के खुश लग रही थी तो मैंने भी उसे रोका नहीं। शुक्रवार के दिन मैं ऑफिस में जल्दी काम निपटा के दोपहर को 2 बजे घर चला आया। मैंने देखा कि हेमा आयना के सर पर ठंडी पट्टी लगा रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो हेमा ने बताया कि आयना को बुखार है। मैंने आयना के सर पर हाथ रखा तो आयना का सर बहुत तेज गर्म हो रखा था। ये बुखार बहुत ज़्यादा था। मैं तुरंत आयना को हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ आयना के कुछ चेकअप हो रहे थे। हेमा दूर टेबल पर बैठी मुझे एक नज़र घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा हेमा की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि हेमा मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है। मैं हेमा के पास गया। तुम रो क्यों रही हो? थोड़ी सी बुखार ही तो है, मैंने हेमा के पास बैठते हुए बोला। इतने में ही डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने गुस्से से कहा कि आप बच्ची का ध्यान नहीं रखते हो। बच्ची को पिछले 3-4 दिन से खाना नहीं मिला है। यह सुनते ही मुझे धक्का लगा, क्योंकि हेमा खुद भूखी रह सकती है, लेकिन आयना को कभी भूखा नहीं रख सकती। लेकिन हेमा अभी भी चुपचाप ही बैठी थी। मैंने दवाई ली और हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने हेमा से पूछा कि आयना को खाना क्यों नहीं खिलाया। मैं तो रोज इसे मटन देती थी, ये खाती ही नहीं तो मैं क्या करूं? हेमा ने कहा। इतना सुनते ही मुझे हेमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आज अगर मैं गाड़ी ड्राइव ना कर रहा होता तो शायद हेमा को थप्पड़ भी मार देता। मैंने गुस्से से चिल्लाकर हेमा को कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। 3 साल की बच्ची मटन कैसे खा पाएगी? तुम उसके लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती थी। मैंने मिरर में देखते हुए हेमा को डांटा। हेमा पीछे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन मेरे इतने गुस्से करने पर भी हेमा के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। हेमा अब वो पहले वाली हेमा रही नहीं। मैं भी अब चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर हेमा ने कहा गाड़ी रोको। मैंने पूछा किस लिए? मुझे चिकन लेना है, हेमा ने जवाब दिया। यह सुनते ही अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैंने कहा गाड़ी रोको, हेमा ने चिल्ला कर बोला। हेमा की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे ये हेमा नहीं और कोई बोल रहा है। तुम्हें आज भी मटन की पड़ी है। बच्ची ने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आज इसका पसंदीदा खाना बनेगा, मैं हेमा पर चिल्ला कर बोला। हमारे चिल्लाने से आयना की नींद खुल गई और वो डर के मारे रोने लगी। आयना के रोने से हम दोनों चुप हो गए। मैंने थोड़ी दूर चलने के बाद बाजार में गाड़ी रोकी और आयना के लिए फल फ्रूट लिए। फिर हम घर की ओर निकल गए। घर पहुंचने के बाद मैंने आयना को कुछ फ्रूट्स खिलाए और दवाई खिला के उसे सुला दिया। हेमा घर आने के बाद से बाहर गार्डन में खड़ी थी। ना मैंने कुछ खाया और ना हेमा ने। मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं था। मैं कमरे से बाहर आया। अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो बना लेना, मुझे भूख नहीं है, मैं सो रहा हूँ, मैंने हेमा से कहा। लेकिन हेमा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ पीठ करे खड़ी रही। मैं चुपचाप कमरे में आके सो गया। करीब आधा घंटा बीत चुका था। कौवों की आवाज़ से मेरी नींद उड़ गई। एक साथ इतने सारे कौवों की आवाज़ गार्डन से आ रही थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और खिड़की से गार्डन की तरफ देखने के लिए पर्दा हटाया।
पर्दा हटाते ही जो मैंने सामने दृश्य देखा उससे तो मेरी आंखें ही फटी रह गई। गार्डन में हेमा एक खरगोश को अपने हाथों से चीर फाड़ कर रही थी। हेमा के दोनों हाथ खरगोश के खून से लथपथ थे और वो कच्चा उस खरगोश को चबाए जा रही थी। मुझे पता नहीं था कि कोई मांस खाने के लिए इस कदर गिर सकता है, और वो भी एक जिंदा खरगोश को अपने हाथों से गर्दन तोड़कर कच्चा चबाना। ये देखकर मैं इतना आग बबूला हुआ कि मैंने खिड़की से ही चिल्लाकर कहा, हेमा क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई? लेकिन मेरी बातों का हेमा पर कोई असर तक नहीं हो रहा था। हेमा का पूरा चेहरा खरगोश के खून से भरा हुआ था। वो तो बस उसे अपने मुंह से एक भूखे भेड़िए की तरह खाई जा रही थी। मैं भागा और रूम से सीधा गार्डन पहुंचा, लेकिन ये क्या हुआ? जैसे ही मैं गार्डन में पहुंचा, ना तो वहाँ कौवे थे और ना ही कोई खरगोश। हेमा साइड में रखी टी टेबल के पास आराम से चेयर पर बैठी थी। उसके मुंह पर कहीं पर भी खून नहीं लगा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। शायद ये मेरे मन का वहम होगा। ये सोचकर मैं रह गया। मैं हेमा के पास गया और उससे बोला, चलो हेमा, बहुत रात हो चुकी, अब सो जाओ। मेरे इतना बोलते ही हेमा बिना कुछ कहे चुपचाप रूम की ओर चली गई। उसने मुड़कर भी ये नहीं देखा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं। मैं भी जाके चुपचाप सो गया। मैं सुबह जल्दी उठ गया। मैंने देखा हेमा रूम में नहीं थी। मैं बाहर आया तो हेमा हॉल के अंदर चक्कू को पत्थर पर घिसकर पहना कर रही थी। हेमा के बाल बिखरे हुए थे और सुबह सुबह उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा काजल डला हुआ था। माथे के बीच में लाल रंग की बड़ी टिक्की लगा रखी थी। हेमा का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हेमा ने चक्कू को पहनाते हुए मेरी तरफ एक स्माइल दी। सच बताऊं तो ये स्माइल इतनी डरावनी थी कि मैं बिना कुछ बोले हुए नहाने चला गया। जब मैं तैयार होकर बाहर आया तो हेमा अपने हाथों से टिफिन लिए हुए खड़ी थी। हेमा का रूप आज और दिन से अलग और डरावना था, लेकिन आज वो खुश भी थी। कल से उसने कुछ खाया नहीं था और वो भूखे पेट भी इतनी खुश कैसे थी? ये सोचते हुए मैं उससे टिफिन लेके ऑफिस आ गया। ऑफिस में मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या रात को जो मैंने देखा वो सच था? हेमा सही में खरगोश को गर्दन तोड़कर उसे कच्चा चबा रही थी। और अगर ये सब सच था तो मेरे बाहर आते ही वो सब गायब कैसे हो गए? इतने में ही मुझे ऑफिस के अलार्म की आवाज़ सुनी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। ये लंच टाइम था। मैंने अपने केबिन में ही अकेले लंच करने के लिए टिफ़िन को खोला। टिफ़िन खोलते ही मैं हक्का बक्का रह गया। टिफ़िन में वो ही खरगोश की आधी खाई हुई गर्दन थी जिसे हेमा रात को खा रही थी। यह सब देखकर मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजती है। ये हेमा का फ़ोन था। मेरे फ़ोन उठाते ही हेमा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ करना। क्या हुआ हेमा, तुम रो क्यों रही हो? मेरे इतने पूछते ही हेमा जोर जोर से हंसने लगी। शायद फ़ोन हेमा के हाथ से गिर चुका था। अचानक मुझे फ़ोन पर मेरी बेटी आयना की रोने की आवाज़ आई। फिर हेमा के हंसने की आवाज़ आई। हेमा किसी राक्षस की तरह हंस रही थी। मैं बुरी तरीके से डर गया था। आखिर घर पर क्या हो रहा है? मैंने तुरंत कार की चाबी ली और घर के लिए रवाना हो गया। मैं गाड़ी को टॉप स्पीड पर चला रहा था। मेरे सामने हेमा का सुबह वाला चेहरा था। आखिर वो उस चाकू को पहना क्यों कर रही थी? फिर उसका खरगोश का कच्चा चबाना, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने 15 मिनट की दूरी 8 मिनट में पूरी की। गाड़ी से निकलकर मैं घर की ओर भागा। घर की दहलीज पर पांव रखते ही मुझे मेरी बेटी आयना की चीख सुनी। मैं भाग के अंदर गया तो देखा हेमा ने एक हाथ में आयना की टांग पकड़कर उसे हवा में लटका रखा था और दूसरे हाथ में चक्कू ले रखा था। मेरी बेटी आयना जोर जोर से रोए जा रही थी। हेमा तो जैसे उसे आज खा ही जाएगी। हेमा जोर जोर से हंसी जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह हेमा नहीं है, बल्कि हेमा के रूप में कोई और है। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रही हो हेमा?
आयना को छोड़ दो। हेमा ने मुड़कर मुझे देखा। उसके भाव बदले हुए थे। हेमा ने हंसते हुए कहा, क्या कहा, छोड़ दो इसे तो मैं कच्चा खाऊंगी। हेमा की आवाज़ ऐसे लग रही थी कि एक आदमी और एक औरत साथ बोल रहे हो। मैं हेमा की ओर बढ़ने लगा, तभी हेमा ने आयना को फर्श पर फेंक दिया। हेमा हाथ में चक्कू लिए आयना की तरफ दौड़ी आ रही थी। हेमा आयना को पकड़ती उससे पहले ही मैं आयना को अपनी गोद में उठा लिया। अब हेमा ने चक्कू फेंक दिया और आयना को मुंह से छीनने लगी। वो अपना पूरा जोर लगाकर आयना को अपनी ओर खींच रही थी। उसने आयना के सर के बाल पकड़ रखे थे। हेमा में इतनी ताकत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक उसने मुझे जोरदार धक्का दिया, जिससे मैं आयना समेत 10 फीट दूर जा गिरा। एक माँ मांस खाने के लिए इस कदर तड़प सकती है कि वो अपनी बेटी को ही काट कर खाना चाहती है, या फिर ये हेमा नहीं, उसके रूप में कोई और है। ये मैं समझ पाता या खुद को फर्श से उठाने के लिए संभाल पाता। इतनी ही देर में मेरी पत्नी हेमा ने अपने ही नाखूनों से खुद के गले को एक कागज की तरह फाड़ के रख दिया। हेमा की गले की नसें बाहर आ चुकी थी। इन नसों से निकलती खून की पिचकारियों से पूरा फर्श खून से लबालब हो चुका था। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। यह दृश्य इतना भयानक था कि मेरी हिम्मत अपनी जगह से हिलने की भी नहीं हुई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। जिस हेमा से मैं जान से ज़्यादा प्यार करता था, आज वो हेमा मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर रही थी। मेरी आंखों से आंसू टपक टपक के बह रहे थे। अचानक हेमा ने मुझे पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने आयना को फर्श पर एक तरफ बैठाया और दौड़कर मेरी हेमा के पास गया। मैंने हेमा का सर अपनी गोद में रखा। हेमा की आंखों में आंसू थे। हेमा ने अपनी तड़पती आवाज़ में कहा, सुनो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गुरुजी के पास चले जाना। मेरे शरीर को जलाना मत, कैसे भी करके मेरे शरीर को बचा के रखना। इतने कहते ही हेमा की सांसें रुक गई। मेरी दुनिया पल भर में उजड़ गई। लेकिन हेमा कोई बात ऐसे ही नहीं बोलती। मैंने तुरंत हेमा की बॉडी को फ्रीज में रखा और हेमा के कहे अनुसार उसी टाइम अपनी बेटी आयना को लेकर गुरुजी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सब कुछ गवा के आज मैं गुरुजी के पास जा रहा था। मैं और हेमा कई बार गुरुजी से मिलने पहले भी गए थे। गुरुजी एक गुफा में अकेले रहते थे। 8 घंटे का सफ़र करके मैं गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी गुफा के अंदर ध्यान लगाए बैठे थे। गुरुजी के कक्ष में मैंने जैसे ही पैर रखा, गुरुजी क्रोध से खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, ले जा तेरी बेटी को यहाँ से, ये अपनी माँ की ही हत्यारीन है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैं सवालों के घेरों से गिर चुका था। एक 3 साल की बच्ची अपनी माँ की हत्यारीन कैसे हो सकती है? आखिर हेमा ने अपने शरीर को बचा के रखने के लिए क्यों कहा? हेमा के अंदर से आने वाली आवाज़ें किसकी थी? और एक माँ अपनी ही बच्ची का मांस खाने के लिए इस कदर क्यों तड़प रही थी?